हेलो बच्चों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हैप्टिक स्टडी चैनल पर। आज मैं आपको क्लास 6 का एसएसटी का चैप्टर नंबर 4 कराने जा रहा हूँ, इतिहास की समय रेखा एवं उसके स्रोत। तो आइए हम इस चैप्टर को शुरू करते हैं। इस चैप्टर को शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो इसमें एक श्लोक लिखा हुआ है, वो लिखा है पाठ। इसे पढ़ते हैं सबसे पहले कि इतिहास अतीत एवं वर्तमान के मध्य एक अनवरत संवाद है, जो अतीत और वर्तमान के बीच के मध्य एक क्या करता है, अंतर बताता है और एक संवाद है। और ये संवाद ये है कि आज के समाज एवं कल जो बीते हुए समाज के मध्य हम अतीत के आलोक में ही वर्तमान समाज को पूरी तरह से समझ सकते हैं। तो इस चैप्टर में देखिए आपको ये चित्र दिख रहा होगा। ये चित्र जो है ये राष्ट्रीय संग्रहालय का है, जो नई दिल्ली में स्थित है। ये ऐसे संग्रहालयों में अतीत से संबंधित उन वस्तुओं जैसे मूर्ति, सिक्के और आभूषण आदि को दिखाया गया, संरक्षित किया जाता है। इन सबको जो अमूल्य होती हैं उन सबको इसके अंदर रखा जाता है, जो हमें अपने इतिहास को समझने में क्या करती है, हेल्प ही करती है। तो राष्ट्रीय संग्रहालय के अंदर हम जो अतीत से संबंधित जो पुरानी वस्तु होती है वो इसके अंदर रखी हुई है। इसके बाद हम अतीत का अध्ययन कैसे करते हैं। पृथ्वी का एक बहुत ही लंबा इतिहास है, जिसे हम मानवों का इतिहास नवीनतम और एक छोटा सा भाग है। ठीक है, जिनमें से हम कहें मानव का इतिहास एक छोटा सा हिस्सा है। देखिए आप चित्र दिया हुआ है आपको, ये पृथ्वी पर जीवन के विकास का चित्र है कि किस तरह से जीवन का विकास हुआ है, कैसे कैसे हुआ है। देखिए ये पृथ्वी है, ये ऑक्सीजन है, ये जीवाणु है, स्पंज कवक, प्रवाल, मछली, अलग अलग तरह शार्क, पहले डायनासोर भी पाए जाते थे। ठीक है, फूल। तो इस समय के हिसाब से ये सारी चीज़ें मिलती थी, वो इन्वेंशन की गई थी, इस तरीके से हम कह सकते हैं। देखिए जो ये है, इस समय में ये अरबों साल पहले कोशिका की खोज की गई थी, है ना। ऑक्सीजन के बारे में पता चला था, जीवाणु के बारे में पता चला था। इसके बाद स्पंज, प्रवाल, इन सब के ऐसे क्रमवाइज इन सब के बारे में हमें इन्वेंशन हुई थी, इन सब के बारे में पता चला था। तो अनेक लोग पृथ्वी के इतिहास का अध्ययन करते हैं, और में से कुछ लोग जो हैं पृथ्वी की सतह के नीचे को जानने के लिए प्रशिक्षित होते हैं कि पृथ्वी के सतह के नीचे आखिर क्या है। इस तरह की पृथ्वी के अतीत के साथ ही हमारे अतीत को भी समझने में हेल्प मिलती है। अगर अतीत जानते हैं तो इतिहास क्या करते हैं, जमीन के अंदर गड्ढा खोद की क्या करते हैं, जो भी रहस्य होते हैं वो उनके बारे में पता करते हैं, पुरानी चीज़ों की खोज करते हैं। देखिए ये कोई भूवैज्ञानिक है, ये जीवाश्म विज्ञान है, ये मानव विज्ञानी है और ये पुरातत्व विज्ञानी है। अब ये होते क्या क्या हैं इनके बारे में जानते हैं। भूविज्ञानी दिखाया गया चित्र में पृथ्वी के भौतिक स्वरूप जैसे मृदा, पत्थर, पहाड़ी, पर्वत, नदी, इन सब का अध्ययन करते हैं। जीवाश्म वैज्ञानिक जो होते हैं वो जीवाश्म के रूप में करोड़ों वर्ष पहले जो पेड़ और पशु और मानव के अवशेष का अध्ययन करते हैं। मानव वैज्ञानिक मानव समाज एवं संस्कृति का अतीत से लेकर वर्तमान का अध्ययन करते हैं। पुरातत्व वैज्ञानिक मानव, पौधे, पशु द्वारा अपने पीछे छोड़े गए अवशेष जैसे उपकरण, घड़े, पात, मूर्ति, खिलौने, हड्डियाँ, पशु, मानव के दांत, जले हुए अनाज, ईंटों के हिस्से और अन्य वस्तु का उत्खनन करके, खुदाई करके इनके बारे में अध्ययन करते हैं। अब इतिहास में समय की गणना किस प्रकार की जाती है। प्रत्येक समाज और संस्कृति के पास समय की गणना की अपनी एक अलग प्रक्रिया है।
प्रमुख घटनाएं जैसे किसी व्यक्ति विशेष का जन्म अथवा किसी शासक के जन्म को आरंभ, एक नए युग का आरंभ माना जाता है। जो विशेष शासक का जन्म हुआ उसको क्या बोला गया, नए युग का आरंभ माना जाता था। आज के समय में विश्व भर के सामान्य ग्रेगोरियन कैलेंडर जो होता है तिथि पथ का उपयोग होता है जो हम करते हैं। साथ ही त्योहारों की तिथि की गणना व अन्य मंगलिक कार्यों के लिए हिंदू, मुस्लिम, यहूदी, चीनी आदि इन तिथि पथ का ही उपयोग करते हैं। पश्चिम में सामान्य ईसा मसीह के जन्म वर्ष से कैलेंडर का आरंभ माना जाता है कि जो पश्चिम है वहाँ पे माना जाता है कि जो कैलेंडर की शुरुआत कब से मानी जाती है, जब ईसा मसीह का जन्म हुआ था और इस बिंदु से आगे के वर्षों की गणना की जाती है। ठीक है, ईसा मसीह के जन्म के बाद के समय जो है उसको क्या बोला जाता है, एडी बोला जाता है। एडी से दिखाते हैं, एडी का मतलब है ना एक शब्द संक्षेप होता है, ईसा जन्म के बाद के वर्षों को इंगित करता है ये एडी। परंतु विश्व भर में इसे अंग्रेजी में कॉमन एरा भी बोलते हैं, सीई कहा जाता है। जैसे उदाहरण 1947 में क्या हुआ था, भारत आज़ाद हुआ था, तो इसे 1947 ई, कभी कभी ई सन 1947 भी लिखा जाता है या सीई भी लिखा जाता है अंग्रेजी में, जो कॉमन एरा बोलते हैं इसे। इस प्रकार ईसा मसीह के जन्म की प्रारंभिक तिथि से पूर्व की, मतलब ईसा मसीह के जन्म से पहले की जो भी गणना होती थी उस समय को हम किससे नापते हैं, बीसी से इंगित किया जाता है उसे। और इसे अंग्रेजी शब्द में बिफोर कॉमन एरा भी बोला जाता है, बीसी भी बोला जाता है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि जो ये इतिहास का समय की गणना कैसे करते थे। तो उन्होंने ईसा मसीह के जन्म की जितनी भी घटना हुई है उसको एडी में से मेजर किया है, कॉमन एरा जिसे बोलते हैं, और ईसा मसीह के जन्म के पहले की गणना को पीसी से इंगित किया जाता है जिसे बिफोर कॉमन एरा भी बोला जाता है। जैसे उदाहरण के लिए 560 सा.सु.पू गौतम बुद्ध, जिनके बारे में हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे 7वें में, के जन्म की अनुमानित तिथि है। क्या आप गणना कर सकते हैं कि उनका जन्म आज से कितने वर्ष पूर्व हुआ था, 560 सा पूर्व। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे देख पा रहे रे सा पूर्व, ये ना, ये हिमयुग की है कहानी। तो इस किताब में हमने BCE के लिए सामान्य संबंध सा पूर्व तथा CE के लिए सामान्य सा का शब्द का यूज़ किया गया। ठीक है, जो ये है ये क्या है, BCE है। तो जैसे 507 पूर्व पहले हुआ है, तो इसका मतलब क्या है कि आज से अब क्या करेंगे, जो 2025 चल रहा है इसमें से 2060 इसको ऐड कर देंगे 2025 में, तो इतने साल पहले क्या हुआ था, गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था, जो कितना आ जाएगा, 3060 के आसपास आ जाएगा। ठीक है, $3,500 कुछ के आसपास। ठीक है बच्चों, इसके बाद एक ये दे रखी, इसे भी देख लेते हैं। इस प्रकार की गणना सरल होती है परंतु इसमें एक समस्या भी होती है कभी कभी जब हम गणना करते हैं। ग्रेगोरियन तिथि पथ में कोई भी वर्ष शून्य के रूप में नहीं होता है। वर्ष सासा वन सासा पूर्व, सासा या सासा पूर्व के तुरंत बाद आता है। 2 सासा पूर्व से लेकर 2 सासा तक समय रेखा बनाइए। आप देखेंगे शून्य वर्ष के अनुपस्थिति के कारण दोनों तिथियों के बीच में क्या 3 वर्ष ही होंगे। अब देखिए यहाँ पे दिया हुआ ये रहा ईसा मसीह का जन्म, ये इनके जन्म से पहले की घटना है और ये ईसा मसीह के जन्म के बाद की घटना है। ठीक है, जैसे बुद्ध का जन्म कब हुआ था, ईसा मसीह के जन्म से पहले हुआ है। तांबे का प्रथम धातु क्रम का आरंभ, ये भी 4000 साल पहले हुआ है। ठीक है, और ये प्रथम स्थायी निवास व कृषि की शुरुआत 1000 पूर्व में हुई थी और अंतिम हिमयुग को अंत 12000 पूर्व में हुआ। इस प्रकार की घटना को चिन्हित करने के लिए समय रेखा एक सुविधाजनक माना जाता है क्योंकि किसी विशेष अवधि में तिथि तथा घटनाओं के अनुक्रम को भी दिखाता है और मानव सभ्यता के आरंभ से वर्तमान तक की यात्रा को भी दर्शाया गया है चित्र में। समय रेखा पर बिंदुओं के माध्यम से प्रमुख ऐतिहासिक घटनाओं को चिन्हित भी किया गया, जो अब हमने ऊपर देखा।
ध्यान रखें कि समय रेखा पर बिंदु का हिस्सा छोड़े गए कालखंड को दर्शाता है, अन्यथा ये समय रेखा लगभग 3 मीटर लंबी हो जाती। अब देखिए यहाँ पे देख पा रहे हैं इनका जन्म महात्मा बुद्ध का 507 सासा पूर्व में, ईसा मसीह का जन्म, ठीक है, और ये आज का और ये भविष्य, ये वर्तमान है और ये भविष्य में जो समय आएगा, तो इधर के आगे की कहानी है, ठीक है, और ईसा मसीह के जन्म के पहले की। समय रेखा ऐतिहासिक घटनाओं के क्रम को समझने में भी सहायक होता है। तिथि देखे बिना भी आप अनुमान लगा सकते हैं कि बुद्ध का जन्म कब हुआ था, ईसा मसीह का जन्म। देखिए हमने जैसे इसमें अनुमान लगाया मैंने, ये भगवान महात्मा बुद्ध है जिनका जन्म क्या हुआ था, ईसा मसीह के जन्म से पहले हुआ, तो हमने इजीली पता लगा लिया। अब वर्ष एवं दशक के साथ ही इतिहास में लंबी अवधि का अध्ययन करते समय हमें 2 विशेष शब्दों का भी उपयोग करते हैं, जैसे शताब्दी। शताब्दी का मतलब क्या होता है, ये किसी भी 100 वर्ष के समय को शताब्दी बोला जाता है। इतिहास में एक शासक से लेकर प्रत्येक 100 वर्ष के बीच के समय को शताब्दी की गणना की जाती है। जैसे वर्तमान में हम 21वीं शताब्दी में हैं, जो 2001 से आरंभ होकर 2100 तक चलेगी। तो ये जो शताब्दी चल रही है बच्चों, कौन सी चल रही है, 21वीं चल रही है, ठीक है, जो 100 वर्षों की होती है। ईसा पूर्व की गणना करने के लिए हम शासा पूर्व के आरंभ करके इस समय में पीछे की ओर लौटते हैं। उदाहरण पूर्व जैसे 30वीं शताब्दी में 300 शासा पूर्व से लेकर 201 शासा पूर्व तक का समय शामिल किया जाता है। सहस्त्रवादी क्या होता है, ये 1000 वर्ष को दिखाता है। इतिहासकार में एक शासक से लेकर 1000 वर्ष तक जो समय होता है उसे सहस्त्रवादी कहते हैं। उदाहरण जैसे हम 30वीं सहस्त्रवादी में, क्योंकि 2001 से लेकर 3000 तक चलेगा, तो ये जो चल रही है हमारी ये तीसरी चल रही है। शताब्दी की तरह ही शासा पूर्व शताब्दी की गणना के लिए एक शासा पूर्व से आरंभ करके समय के पीछे की ओर लौटते हैं। उदाहरण जैसे एक शासा पूर्व में शासा पूर्व से लेकर 1000 शासा पूर्व का समय शामिल किया जाता है, ठीक है। तो आपको 2 शब्द समझ में आ गए होंगे, शताब्दी यानी कि 100 साल की गणना जिसमें की जाती है, और सहस्त्रवादी यानी कि 1000 साल। अब इतिहास के सूत्र क्या क्या होते हैं, ठीक है। इस टॉपिक को मैं आपको अपने नेक्स्ट पार्ट में कराऊंगा। आज के पार्ट में हम इतना ही रखते हैं। तो आई हो आपको समझ में आ गया होगा। आज के आपको सारे टॉपिक अच्छे समझ में आए होंगे, आपको वीडियो भी अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो बच्चों प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसके पहले के जो चैप्टर हैं, चैप्टर नंबर 1 और 2, वो मैंने बनाकर डाल दिए हैं, आप मेरी प्लेलिस्ट में जाके वो भी देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।